Hi everyone. So recently we had RBI Grade B 2 2025 results announced, जिसके बाद हमने टॉपर्स के मार्क्स भी देखे. आई थिंक ज़्यादा श्योर हम उस बात पे देख रहे थे कि किसकी क्या स्ट्रैटेजी थी. टॉपर्स के इंटरव्यूज़ को सुनते हैं, उनके रैंक्स देखते हैं, बट समहाउ मेनी ऑफ यू वुड हैव मिस्ड कि एक्चुअली लोगों ने कैसे स्कोर किया. ठीक है, हर सब्जेक्ट में क्या एवरेज मार्क्स हैं, क्या हमें ये पता है? नहीं पता है. ये जानना ज़रूरी है. हर सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, क्या हमें पता है? नहीं पता है. ठीक है, क्या लोगों की कुछ वीकनेस भी थी जिसके बावजूद भी वो एग्जाम क्लियर करके? काफ़ी लोगों को डर लगता है ना कि मेरा डिस्क्रिप्टिव सही नहीं है, मेरी इंग्लिश सही नहीं है, तो क्या इन लोगों की भी कोई वीकनेस थी फिर भी वो एग्जाम क्लियर कर गए? क्या डिस्क्रिप्टिव में उन लोगों के अच्छे मार्क्स थे जिनके ऑब्जेक्टिव में भी अच्छे मार्क्स थे, या ऑब्जेक्टिव में अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी डिस्क्रिप्टिव में कम मार्क्स थे? इंटरव्यू कितना इंपॉर्टेंट है ओवरऑल अगर आप इन मार्क्स को एनालाइज करें? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में आने चाहिए, और इन्हीं क्वेश्चंस को मैं लाया हूं आपके लिए, और इनके आंसर्स भी मैं आपको दूंगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि क्या माइंडसेट और किस तरह के मार्क्स को टारगेट करना चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए. तो आगे जाने से पहले, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए नए हैं और आरबीआई के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, सैलरी, प्रमोशन, हायरार्की, डिपार्टमेंट्स, लोकेशंस ऑफ आरबीआई ऑफिस, सारी आपको इस गाइड बुक में मिलेगी. आपको इस गाइड बुक में पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सिंस 2019. आपको डिकोडेड सिलेबस भी मिल जाएगा. काफ़ी सिलेबस जो नोटिफिकेशन में नहीं दिया है हमने यहाँ पे डिकोड किया है यूजिंग द प्रीवियस ईयर पेपर्स. और आपको रेफरेंस सोर्सेज की लिस्ट भी मिल जाएगी जिसके थ्रू आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो. और ये सारा कुछ आप ये सिंगल गाइड बुक में पाओगे एट जीरो कॉस्ट. आपको बस इस गाइड बुक को डाउनलोड करना है. द लिंक टू डाउनलोड दिस गाइड बुक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. अब मार्क्स ऑफ टॉपर्स को जब हम एनालाइज करना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम एवरेज मार्क्स को देखते हैं. एक चीज जो हम शायद काफी सालों से मैं तो जानता हूं, जो लोग नए हैं उनको शायद आज पता लगे, लेकिन बहुत कॉमन है कि ईएसआई में अगर आप देखेंगे एवरेज मार्क्स खास करके ऑब्जेक्टिव में काफी कम है. यहाँ पे आप देखिए सिर्फ 18 है एवरेज मार्क्स, जबकि एफएम में 37 है. दे आर डबल ऑफ व्हाट इज देयर इन ईएसआई. तो आप समझ सकते हैं कि कितना एफएम स्कोरिंग है और कितना ईएसआई मुश्किल आता है. इससे दोनों चीजें पता लगती हैं. तो जो भी आरबीआई क्लियर करना चाहता है, वन थिंग हैज टू बी नो वेरी कैंडिडली अंडरस्टूड कि एफएम को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, बनानी ही पड़ेगी. ये नहीं है इससे एग्जाम क्लियर हो जाएगा. अगर एफएम स्ट्रेंथ नहीं होगी तो एग्जाम बल्कि क्लियर नहीं होगा. दूसरा, जो ईएसआई में यहाँ पे एवरेज स्कोर कम आ रहा है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मुश्किल आता है, टू दी पॉइंट चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे. लेकिन डिस्क्रिप्टिव में एवरेज स्कोर ईएसआई में फिर भी ठीक ठाक आ जाता है. ठीक है, तो ईएसआई में एटलीस्ट डिस्क्रिप्टिव पार्ट को आप मिस ना करें. भले ही ऑब्जेक्टिव मुश्किल आए, भले ही आप सारे करंट अफेयर्स ना पढ़ पाए, बट डिस्क्रिप्टिव पार्ट की आप प्रिपरेशन करते रहें, आंसर्स लिखते रहें, उसमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. आप देखिए कि ऑब्जेक्टिव में कितना फर्क है. यहाँ पे 37, यहाँ पे 18 ईएसआई ऑब्जेक्टिव में एवरेज स्कोर, बट डिस्क्रिप्टिव में एवरेज स्कोर बिल्कुल सेम है. तो डिस्क्रिप्टिव में ईएसआई में आपको स्कोर करना पड़ेगा. वहां पे ऐसा नहीं है कि पेपर टफ आएगा, आसान आएगा, वो स्कोरिंग एरिया है. हाँ, ऑब्जेक्टिव थोड़ा मुश्किल आता है, वहां पे आपके मार्क्स जरूर कम आएंगे. हिस्टोरिकली लोगों के कम ही आते रहे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं या नहीं भी हुए हैं. इंग्लिश में जो ऑब्जेक्टिव स्कोर है वो 62 है, सॉरी एवरेज स्कोर. और एवरेज स्कोर यहाँ पे ठीक है, सब लोगों के ज्यादातर 60 to 70 के बीच में ही है, तो एवरेज स्कोर 62 आ रहा है. और इंग्लिश में लेकिन एक चीज देखने को मिली है कि लीस्ट वॉलेटाइल है. वॉलेटाइल मतलब कि काफी लोगों के आपको ऐसे मिलेंगे 61, 65, 66. यहां पे वॉलेटिलिटी आपको मिलेगी. जैसे एफएम में हो सकता है कि किसी के 46 हैं, किसी के 25 हैं. इंग्लिश में आपको इतनी वॉलेटिलिटी नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो काफी रेयर मिलेगी. मतलब इंग्लिश में मार्क्स काफी कंसिस्टेंट आए हैं लोगों के. और इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए आपको कुछ खास करना भी नहीं है. आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट 2 weeks of preparation that you require in English, where you practice say 50 essay topics and you give 10 mock tests and write 5-6 presses and 5-6 comprehensions. That is enough. It's more about time management rather than no content. तो अगर आप एफएम और ईएसआई की प्रैक्टिस कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव की, इंग्लिश में यू जस्ट नीड टू लर्न टू मैनेज टाइम एंड मेक अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी. यू विल बी एबल टू डू गुड. इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तभी स्कोर कम आएगा. तैयारी कर लोगे 10-15 दिन तो स्कोर आ जाएगा. वैसे मेरे हिसाब से तो डेली लिखना शुरू करो इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में भी, ताकि ये 60 क्यों, हम 70 तक का स्कोर टारगेट कर पाए.
अगर हम इन एवरेज स्कोर्स को मिलाएं तो फेज टू में जो आपका स्कोर बनता है 175, कट ऑफ आपको याद होगा, आई थिंक इट वाज समवेयर अराउंड 171 फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी। इंटरव्यू में एवरेज स्कोर 48 है, और ये टोटल हम कर दें फेज टू और इंटरव्यू का, इट बिकम्स 223। कट ऑफ अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं, इट वाज 230.75। सो एवरेज स्कोर इज जस्ट नॉट एनफ फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी। हाँ, 223 अगर आपके ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप क्लियर कर जाओगे, बट फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी इस एवरेज स्कोर से आपको ज्यादा ही लाना पड़ेगा। मतलब जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में एवरेज स्कोर ज्यादा है, ठीक है। तो ये एवरेज स्कोर जो मैंने दिखाया है, दिस इज द ओवरऑल एवरेज स्कोर अक्रॉस द कैटेगरीज। तो अनरिजर्व कैटेगरी वालों को इससे अच्छा ही स्कोर लाना पड़ेगा, तभी वो इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जो आपका फेज टू है, यहां पे अगर कट ऑफ 171 है तो यू शुड टारगेट 20-30 मार्क्स प्लस देन दी टारगेट, ठीक है। 170 है तो आपके 200 आएंगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, स्पेशली फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। सबको ही वैसे अपनी अपनी कैटेगरी से 20-30 मार्क्स ज्यादा लाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि इंटरव्यू पे डिपेंडेंसी कम हो जाए। और अगर हम हाईएस्ट मार्क्स की बात करें तो भाई ईएसआई में देखिए 29.75 है ऑब्जेक्टिव में, और डिस्क्रिप्टिव में ऑब्जेक्टिव बहुत टफ आता है, फिर भी 29.75 स्कोर किया गया है, 36 डिस्क्रिप्टिव में है। एफएम में आप देखिए 50 में से 46.75 हाईएस्ट है, विच अगेन शोज दैट एफएम कैन बी वेरी स्कोरिंग एंड इट हैज बीन स्कोरिंग हिस्टोरिकली ऑल्सो। डिस्क्रिप्टिव में 39 हाईएस्ट स्कोर है एफएम के। इंग्लिश में 71.5 हाईएस्ट स्कोर है, और फेज टू में जो हाईएस्ट स्कोर है वो 205.75 है। इंटरव्यू में हाईएस्ट स्कोर 65 है, ये थोड़ा लोअर साइड पे है इस साल, नहीं तो मैंने 70 प्लस स्कोर भी देखे हैं। तकरीबन हर साल कुछ लोगों को 70 प्लस स्कोर दिए हैं, बट इस साल किसी के भी 70 प्लस स्कोर नहीं है, हाईएस्ट इज 65। और जो टोटल रैंक 1 का हाईएस्ट है, जिसका टोटल फेज टू प्लस इंटरव्यू मिला के, दिस इज रैंक 1 स्कोर 262, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको AIR1 और जो रिटर्न में फेज टू में टॉपर था उनके मार्क्स बताता हूं। अब इसमें आप ये देखना कि AIR1 जिसका टोटल 262 है, इसके किसी भी एरिया में, किसी भी सब्जेक्ट में हाईएस्ट नहीं है, बट फिर भी ये टॉपर है। दैट इज वाई कंसिस्टेंसी मैटर। जरूरी नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स लाएंगे तभी आप टॉपर बनेंगे। ईएसआई में जैसे मैंने आपको हाईएस्ट स्कोर बताया था 29 समथिंग है, इनके 24 है। डिस्क्रिप्टिव में 36 हाईएस्ट है, इनके 28 है। इंग्लिश में इनके हाईएस्ट के काफी करीब हैं, 71.5 हाईएस्ट है, तो इनके काफी करीब हैं। एफएम में भी 46 प्लस हाईएस्ट हैं, यहाँ पे 39 हाईएस्ट हैं। तो इनके कहीं भी, यहाँ पे भी 65 हाईएस्ट है, कहीं पे भी इनके खुद के हाईएस्ट मार्क्स नहीं आए हैं, बट टोटल में हाईएस्ट मार्क्स इन्हीं के हैं। यही है रैंक 1 AIR1 नक्षत्र मल्होत्रा। तो ये इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, ठीक है। कि आप भले ही हर चीज में नंबर 1 ना हो, लेकिन आप अगर कंसिस्टेंटली एक ठीक ठाक स्कोर करेंगे, टॉप 1, 2, 3, 4 में रहेंगे, ठीक है, शायद टॉप 5 में भी रहेंगे, तब भी शायद ओवरऑल आपका रैंक 1 आ सकता है। इसी तरह अगर आप टॉपर्स, जो फेज 2 के टॉपर हैं, इनके ESI ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में हाईएस्ट हैं शायद, हाँ जी, यहाँ पे यही हाईएस्ट मार्क्स हैं 29.75 और 36। इंग्लिश में इनके बहुत कम है रिलेटिवली, जिस तरह से इनके यहाँ बहुत अच्छे मार्क्स हैं। इंग्लिश में हाईएस्ट 71.5 हैं, ठीक है। यहाँ पे भी अच्छे मार्क्स हैं, हालांकि हाईएस्ट 46 प्लस है, और यहाँ पे 39 हाईएस्ट है, इनके 36 हैं। तो दो जगह इनके हाईएस्ट हैं, बट बाकी जगह इनके भी हाईएस्ट नहीं है, बट फेज टू में इन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया है। तो अगेन जरूरी नहीं है कि आप टू बी ऑन दी अपर साइड ऑफ रैंक 1, रैंक 2 इन वॉट एवर फेज, जरूरी नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट में टॉप करें। कंसिस्टेंसी इज व्हाट यू इज समथिंग दैट कैन टेक यू टू द टॉप, ये रिमेंबर करना, ठीक है। अगली चीज, वाई फेज टू मैटर्स अ लॉट। काफी लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर हमारे गैप ईयर्स हैं, हमारे पास वर्क एक्स नहीं है, हमारा फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है, हमें तो वो सेलेक्ट नहीं करेंगे, हमें इंटरव्यू में कम मार्क्स दे देंगे। सोल्यूशन क्या है? रोने से कुछ नहीं होगा, सोल्यूशन इज फेज टू। अब यही जो फेज टू के टॉपर, इनके मार्क्स देखिए, रिटर्न में फेज टू में इन्होंने 205 पॉइंट समथिंग ले आए,
इंटरव्यू में इनके 31 है। अगर मैं यूआर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो इनके इंटरव्यू में लीस्ट मार्क्स हैं इस कैटेगरी में, ठीक है, लीस्ट मार्क्स हैं एज पर एज माय एनालिसिस। हो सकता है मैं शायद गलत एनालाइज कर गया हूं, बट दिस गाय डिड एक्सेप्शनली वेल इन दी रिटन एग्जाम। अगर हम 205 नंबर लेके बैठे हैं उसके बाद हमें टेंशन की जरूरत ही नहीं है। 31 नंबर लाके भी ही कुड कंफर्टेबली क्लियर दी ओवरऑल कट ऑफ विच वाज 230.75। तो फेज 2 मैटर्स अ लॉट, इसीलिए मैंने बताया था अगर फेज 2 का कट ऑफ 171 गया था, है ना, यहां पे ठीक है 171, 172, 173 वालों को भी कॉल आई, बट जो ऑलरेडी 200 पे बैठा है यहां पे 30 प्लस नंबर लेके बैठा है उसके लिए तो सिलेक्शन ऑलमोस्ट श्योर है ना, अनलेस अनटिल कोई बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दे। तो आपको जब ये लगता है ना कि यार मेरे इंटरव्यू में मार्क्स नहीं आएंगे क्योंकि मैं ऐसा हूं, मेरे में ये कमी है वैसी कमी है, जस्ट फोकस ऑन योर फेस टू इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग अबाउट योर वीकनेसेस। और यहां से ये भी हमें बहुत क्लियरली पता लगता है इंटरव्यू इज नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, कि अगर आपको अच्छी नॉलेज है जरूरी नहीं है आपके इंटरव्यू में बहुत ज्यादा मार्क्स पक्का ही आएंगे। इंटरव्यू में अलग एस्पेक्ट चेक किए जाते हैं, पर्सनालिटी चेक की जाती है, आप किस तरह से अपने आंसर्स को स्ट्रक्चर करते हो, लॉजिकल दिशा में लेके जाते हो, ऑल दैट मैटर्स विच माइट नॉट बी जस्ट अबाउट नॉलेज। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, आप जितना भी पढ़ लो बट इंटरव्यू के लिए सेपरेट प्रिपरेशन करना एज पर द नीड्स ऑफ द इंटरव्यू बहुत जरूरी है। देन इंटरव्यू मैटर्स। अब इन लोगों के लिए जिन्होंने फेज 2 में ही फोड़ दिया, भाई इन्होंने इतनी मेहनत कर ली फेज 2 में ही कि इंटरव्यू में इनके लिए लीस्ट पॉसिबल मार्क्स भी इनको सिलेक्शन दिलवा गए। अब किसी के अगर रिटर्न में ही 174.25 है, इनके लिए सिलेक्शन बहुत ज्यादा टफ है क्योंकि इनको इंटरव्यू में बहुत अच्छा करना होगा, बट स्टिल काफी लोग नहीं कर पाते लेकिन कुछ लोग कर लेते हैं। इन्होंने देखिए 65 मार्क्स लाए इंटरव्यू में, ये हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है इंटरव्यू में, और इनका सिलेक्शन हो गया। तो इंटरव्यू फेज 2 को भी हमने लाइटली लेना है क्योंकि अगर फेज 2 अच्छा हो गया फिर तो हमारा सिलेक्शन वैसे ही इंश्योर हो गया है। इंटरव्यू विल ऑल्सो मैटर क्योंकि आपको मार्क्स तो नहीं पता होते हैं कि आपके कितने आएंगे, और अगर आपके रिटर्न में कम मार्क्स हैं तो इंटरव्यू विल जस्ट पुश यू इनसाइड द डोर वेयर यू हैड द फुट। होते ना हम दरवाजे में पैर लगा के खड़े हैं और हमें पता है कि अगर इंटरव्यू अच्छा हो गया तो हम बिल्कुल आरबीआई के अंदर जाके अब गिरेंगे। और इंटरव्यू के लिए मैं बार बार बता रहा हूं नॉलेज जरूरी है, बट सिर्फ नॉलेज जरूरी नहीं है। काफी लोग मैं देखता हूं बहुत टेंस होके इंटरव्यू देने आते हैं। भाई स्माइलिंग फेस रखो, थोड़ा आदत डालनी पड़ेगी, प्रेशर घटाना होगा। दे विल नॉट लाइक कैंडिडेट्स हु आर एक्सट्रीमली अंडर extreme pressure and they are not able to comprehend what is being asked and they are not able to justify the answers in a structured and logical manner. तो 3 चीजें हमेशा याद रखना, नॉलेज जो तो चाहिए ही चाहिए, स्माइलिंग फेस, एंड योर आंसर्स शुड बी स्ट्रक्चर्ड। काफी बार आंसर्स आते होते हैं बट हम ए ऊ आ करके इंग्लिश में पता नहीं क्या से क्या बोल देते हैं कि इंटरव्यूअर को लगता है कि यार ये बिल्कुल समझ नहीं आया। तो आंसर शुड बी वेरी स्ट्रक्चर्ड, पॉइंट वाइज, that okay sir, I still believe that RBI is doing something right in this area because I believe in these 3 points, number 1, number 2, number 3. Answer should be very structured, to the point, and always speak slowly and clearly. Your voice, your dialect should be very well understood. उनको जोर ना लगाना पड़े आपको समझने के लिए, क्योंकि फिर आधी बातें आपकी समझ ही नहीं आएंगी। सो इस चीज की हमें प्रैक्टिस करनी है। इसको ऐसे नहीं लेना कि बस मैं तो ऐसा ही हूं, लेना है तो ले लो। प्रैक्टिस से सब चीजें सुधर जाती हैं। अब मैं आपको और मार्क्स दिखाता हूं। ये 230.75, दिस इज द लीस्ट मार्क्स। ये लास्ट कैंडिडेट हैं जो सेलेक्ट हुए हैं क्योंकि इतना कट ऑफ था, 230.75। अब इनके ईएसआई ऑब्जेक्टिव में भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है, इंग्लिश में भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है, तो इनके भी कुछ वीक एरियाज थे, बट इन्होंने एफएम ऑब्जेक्टिव में अच्छा किया। इंटरव्यू में भी खुदा ना खास्ता इनके 1-2 मार्क्स कम रह जाते तो ये रह जाते, बट 49-50 इज अ गुड स्कोर। मैं नहीं बोलूंगा कि सारे 60-60 लाओ। तो ठीक है, आपकी वीकनेस होगी एंड इट नीड्स टू बी इम्प्रूव, बट शुड नॉट बी बॉक डाउन बाय दैट। उससे ऐसा नहीं कि डर डर के हम जी रहे हैं कि सर मेरा ईएसआई तैयार नहीं है, मेरा इंग्लिश तैयार नहीं है, मेरा डिस्क्रिप्टिव तैयार नहीं है। ठीक है, उसको इंप्रूव करो, बट एटलीस्ट जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उन पे तो अच्छा खेलो ना, कि ऐसा खेला जाए कि योर स्ट्रेंथ्स विल हेल्प यू ओवरकम योर वीकनेसेस।
मैं ये नहीं कह रहा कि वीकनेस को बिल्कुल छोड़ दो, फिर नहीं होगा, बट वीकनेस को इंप्रूव करते करते अगर स्ट्रेंथ्स पे भी ध्यान दिया जाए, उनको और स्ट्रांग किया जाए, तो वीकनेस का कुछ पार्ट अपने आप वहां से कंपनसेट हो जाता है। और लास्ट चीज जो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, अब यहां पे देखिए ये कैंडिडेट है, इनके एफएम ऑब्जेक्टिव में 43.5 है, एफएम डिस्क्रिप्टिव में 23। अब गैप देख रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 20 मार्क्स। तो जो बंदा ऑब्जेक्टिव में 43 लेके आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ 23 उसके क्यों आ रहे हैं? चेकिंग गलत हो रही है? नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, many students lose marks in descriptive not because of lack of knowledge, because of lack of presentation. Descriptive is not just about writing the content. You have to write in a structured manner. You have to use proper headings. You have to give proper examples. You have to use data. You have to integrate current affairs. You have to conclude properly what you have said. ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ऑब्जेक्टिव में ये चीजें नहीं चेक होती हैं, बट डिस्क्रिप्टिव में यही चीजें चेक होती हैं। दैट इज वाई डिस्क्रिप्टिव हैज बीन इंट्रोड्यूस, सो दैट दे कैन चेक हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ डू यू प्रेजेंट योर व्यूज, हाउ डू यू प्रेजेंट एन आर्ग्यूमेंट। तो सिर्फ ये नहीं है कि हम पढ़ गए हैं, हम ऑब्जेक्टिव अच्छा कर लेंगे जिसके कारण हमारा डिस्क्रिप्टिव भी अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो हमें डिस्क्रिप्टिव पे अलग से मेहनत करनी है, नहीं तो आप ये जो -20 करके बैठे हैं ना, ये दिस कैन कॉस्ट यू। इनका हो गया क्योंकि इन्होंने इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स ले लिए और इनके ईएसआई ऑब्जेक्टिव में भी अच्छे मार्क्स थे, बट इतना गैप, आई थिंक देयर हैज टू बी अ रीजन विच यू नीड टू वर्क ऑन। और एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, डेंसिटी ऑफ कैंडिडेट्स इन सर्टन रेंज ऑफ मार्क्स। 260 से ऊपर एक ही बंदा है, 250 से 260 के बीच एक ही बंदा है, 240 से 250 के बीच 4 बंदे हैं, 230 से 240 के बीच 30 बंदे हैं। यू कैन फील दी भीड़ हेयर। 10 नंबर के अंदर यहां पे 30 बंदे हैं, यहां पे एक बंदा है, यहां पे एक बंदा है। सो दैट इज वाई हम बोलते हैं कि या तो आप बिल्कुल ही आगे निकल जाओ, कट ऑफ से 30 नंबर ऊपर, डजेंट मैटर के कहां कितने नंबर आ रहे हैं, हम तो 30 नंबर ऊपर है, कहीं एक नंबर कम भी रह गया, देयर इज नथिंग विच कैन स्टॉप यू। पर जब आप ऐसी रेंज में है कि बस तैयारी इतनी है कि शायद निकलेंगे नहीं निकलेंगे, उस रेंज में इट बिकम्स ऑल दी मोर इंपॉर्टेंट दैट एवरी मार्क स्टार्ट्स टू कंट्रीब्यूट। अब आप सोच सकते हैं कि 228 और 230 के बीच में भी कम से कम 7-8 लोग होंगे, कम से कम, जो कि सिर्फ 1 या 2 नंबर से रहे हैं। 229 और 230 के बीच में भी कम से कम 5-6 लोग होंगे जो अगेन 1-1.5 नंबर से रहे हैं। सो ओवरऑल स्कीम में हमें समझ नहीं आता है कि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें लगता है कि ठीक है ये नहीं आएगा या ये आ जाएगा तो एक क्वेश्चन नहीं छोड़ देंगे, क्या ही होगा। पर आप ये रियलाइज कीजिए कि आप पूरी भी तैयारी करके जाएंगे तब भी आपको एग्जाम नहीं आता होगा, और आप पहले ही अगर ये सोच के ये चीजें छोड़ देंगे कि आएगा तो मैं छोड़ दूंगा, आई थिंक दैट्स नॉट अ मार्क ऑफ अ फुली प्रिपेयर्ड कैंडिडेट। हालांकि ठीक है, सब लोग अपने अपने तरीके से तैयारी करते हैं, बट जितना आप दम लगा सकते हो, जितना जोर लगा सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो, वो एग्जाम से पहले कर लो, ताकि बाद में वो दिन एटलीस्ट ना देखने को मिले कि 0.25, 0.5, 0.75 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन रह गया, तो शायद सारी जिंदगी उस अफसोस में, आप रिग्रेट में ही रह जाओगे। सो आई होप आपको यहाँ से जो लर्निंग्स मिली हैं, इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरह के हमें मार्क्स चाहिए, एवरेज मार्क्स क्या हैं, हाईएस्ट मार्क्स क्या हैं, अगर मेरी कोई वीकनेसेस हैं तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स पे ध्यान देना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव को भी साथ साथ करना बहुत ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव के, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव रिक्वायर्स डिफरेंट स्किल्स, और इंटरव्यू के शेल नॉट बी टेकन लाइटली, उसके लिए अलग से हमें मेहनत करनी है। नहीं तो हो सकता है कि सब कुछ अच्छा करने के बाद भी इंटरव्यू में जब हमारे 20 मार्क्स 25 मार्क्स रह जाएंगे, वी विल नॉट बी सेलेक्टेड देन। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी इन ऑल एरियाज विल टेक यू टू द टॉप, बट बीइंग एवरेज इन ऑल एरियाज डजंट मैटर कि आप हर एरिया में टॉप करो, बट अगर आप एवरेज भी रह गए और अपनी स्ट्रेंथ्स पे प्ले कर गए, दैट कैन हेल्प यू सिक्योर अ रैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपको समझना चाहिए, खास करके वो लोग जो डरते हैं कि सर मेरा ये वीक है, यहाँ पे मैं 100% नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं,
हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, बट हर चीज़ अगर एक कंसिस्टेंट तरीके से की जाए, एक एवरेज परफॉर्मेंस दी जाए, देन यू कैन इमर्ज अमंग द टॉपर्स हु विल गेट सेलेक्टेड फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2026। और अगर आप कुछ कोर्सेज ढूंढ रहे हैं अपनी तैयारी के लिए, आइदर फॉर दिस ईयर और फॉर नेक्स्ट ईयर, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज में जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा क्रैश कोर्स है फेज 2 का और एक फेज 1+2 का। तो फेज 1+2 लाइव क्रैश कोर्स इज अवेलेबल इन 84% ऑफ। यू कैन यूज द कूपन कोड RB84। इसमें लाइव क्लासेस ऑलरेडी काफ़ी देर से शुरू हैं, आपको चैप्टर वाइज क्विजेज में मिल जाएंगे, FMESI के नोट्स भी मिल जाएंगे, कंपाइल्ड करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। So whole preparation for your phase 1 and phase 2 of RBI will be taken care through this phase 1+2 live crash course. अगर किसी को सिर्फ phase 2 का live crash course लेना है, then you can enroll in this also. फिर जो लोग लंबे समय के लिए तैयारी करना चाहते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाहते हैं, देन दे कैन आइदर ऑफ फॉर गोल्ड और सिल्वर कोर्स। गोल्ड इज फेज 1+2 इंटरव्यू, पूरी प्रिपरेशन होगी इसमें आपकी फेज 1, 2 और इंटरव्यू की। सिल्वर कोर्स इज मेनली फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू। ठीक है, इसमें आपको फेज 1 का क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं मिलेगा सिल्वर कोर्स में, हालांकि करंट अफेयर्स ऑफ फेज 2 दैट यू विल गेट इन सिल्वर कोर्स विल भी इक्वली यूजफुल फॉर फेज 1 ऑल्सो। ठीक है, तो इन पे भी अभी 74% ऑफ चल रहा है। यू कैन यूज द कोड RBI74 टू अवेल दिस 74% ऑफ। सो टेक योर लीव, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।